मेरा नाम मनीष है। वो मेरे सामने बैठी हुई थी और उसका एक एक शब्द मेरी माँ और मेरी बहनों के खिलाफ था। मैं अपने घर वालों के खिलाफ एक भी गलत शब्द नहीं सुन सकता था। उसका कहना था कि तुम्हारे साथ हर रोज़ गलत होता है और तुम बात को समझते नहीं, प्लीज़ मेरी बात पर यकीन करो। मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। भले ही मैं कुछ नहीं देख सकता, लेकिन मेरे मन की आंखें जानती हैं कि मेरी माँ बहुत अच्छी औरत है। उन्होंने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा और जो बात मेरी पत्नी उनके खिलाफ कह रही थी वो यकीनन गलत थी और मैं उन बातों पर विश्वास कर ही नहीं सकता था, क्योंकि मेरी पत्नी को शुरू से ही मेरी माँ और मेरे भाई बहन अच्छे नहीं लगते थे। मेरी नौकरी एक बड़ी कंपनी में लग गई थी। जैसे ही मैं घर आया तो मुझे घर में कोई भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला और सबको एक एक करके आवाज़ लगाई तो किसी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। घर में चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था। पता नहीं सब लोग कहाँ गए थे, लेकिन घर का दरवाज़ा तो खुला हुआ था। अगर कोई कहीं जाता तो ताला लगाकर जाता। मैं परेशान हो गया था कि पता नहीं क्या बात है। मैंने आवाज़ लगाई, माँ, चंचल, ध्रुव, आखिर तुम लोग कहाँ हो? लेकिन फिर से शांति और किसी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और ध्रुव के नंबर पर कॉल करने लगा। मोबाइल तो बंद जा रहा था। फिर मैंने सोचा कि मुझे किचन की तरफ जाकर देखना चाहिए। मैं अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके किचन की तरफ गया तो वहाँ भी पूरी तरह से अंधेरा फैला हुआ था और किचन में भी कोई नहीं था। घर पूरा खाली पड़ा हुआ था और अकेला इस तरह घर को छोड़कर घर वाले न जाने कहाँ चले गए थे। मैंने लाइट ऑन करने के लिए स्विच की तलाश की और जब स्विच मुझे मिल गया तो लाइट भी नहीं खुल रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि पता नहीं सबको क्या हो गया। मैं मोबाइल की रोशनी को फॉलो करते हुए धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो अचानक कमरे में रोशनी ही रोशनी फैल गई और एक ज़ोरदार शोर ने मेरा स्वागत किया। हैप्पी बर्थडे भैया। मैं तो चौंक गया था। मैंने कमरे में देखा तो चारों तरफ लाइट और गुब्बारों से कमरे की सजावट की गई थी। बीच में केक रखा हुआ था और उसके इर्द गिर्द मेरे भाई बहन और माँ खड़ी हुई थी। मैं बहुत खुश था और मैंने कमरे के अंदर जाते ही सबको गले लगाया। सबने मुझे दोबारा से हैप्पी बर्थडे विश किया। माँ ने कहा कि बेटा, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। मैं तो शॉक्ड रह गया था कि मुझे इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया गया था। मेरे भाई बहन मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं भी इनकी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश का अच्छी तरह से ध्यान रखता था। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी। दरअसल ये मेरे सगे भाई बहन नहीं थे, फिर भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने जिस तरह से मुझे मेरा बर्थडे सरप्राइज़ दिया था उसे देखकर तो मैं दंग रह गया था और मेरी खुशी के ठिकाने नहीं थे। जब मैं 15 साल का था तब मेरी माँ मुझे इस दुनिया से छोड़कर चली गई थी और मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। हालांकि मैं अपने पापा की दूसरी शादी के बहुत खिलाफ रहा था। काफ़ी समय तक मैंने ना तो अपने पापा से बात की थी और ना ही अपनी दूसरी माँ से बात की थी। मेरी दूसरी माँ अपने साथ एक 14 साल के लड़के और एक 10 साल की लड़की को लेकर आई थी। हम लोग मिडिल क्लास लोग थे। जब तक मेरे पापा जिंदा रहे उन्होंने अपनी पत्नी, पत्नी के बच्चों और अपने बेटे की जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाई थी। लेकिन फिर 8 साल के बाद मेरे पापा भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मुझे लगता था कि मैं अकेला रह गया हूँ, लेकिन मुझे मेरे सौतेली माँ ने कभी अकेला नहीं रहने दिया। वो मेरे लिए मेरी सगी माँ से भी बढ़कर थी। पापा के मरने के बाद उन्होंने मुझे अच्छी तरह से संभाला था, क्योंकि पापा अपने जीते जी ही मुझे अच्छी एजुकेशन दिलवा कर गए थे। हालांकि मेरे सौतेली माँ का बेटा इतना पढ़ा लिखा नहीं था और ना ही उसका ध्यान काम काज पर जाता था। वो ज़्यादातर शरारतों में लगा रहता था। मेरी सौतेली बहन का नाम चंचल और सौतेले भाई का नाम ध्रुव था। उन लोगों के साथ शुरू से ही मेरी अच्छी बॉन्डिंग नहीं थी, लेकिन पापा के मरने के बाद उन्हें भी ये एहसास हो गया कि अब मैं अकेला रह गया हूँ। इसलिए उन्होंने मेरे साथ बातचीत करना शुरू कर दिया, मेरे साथ अपनापन जताना शुरू कर दिया और फिर कुछ समय के बाद ही मैंने एक छोटी सी कंपनी में नौकरी करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि पापा तो इस दुनिया से जा चुके थे और घर का खर्च अब मेरे कंधों पर आ गया था। लगभग 2 साल तक मैंने उस कंपनी में मामूली सी सैलरी पर नौकरी की, लेकिन अब मेरा गुजारा मामूली सी सैलरी में नहीं होता था, क्योंकि जो औरत घर में मौजूद थी वो भले ही मेरी सगी माँ नहीं थी, लेकिन वो मेरे घर के सारे काम करती थी। मेरे लिए खाना बनाया करती थी, मेरे कपड़े धोया करती थी, मेरे कमरे की अच्छी तरह से सफाई किया करती थी, मेरी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश का ख्याल रखती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि अब मुझे भी इन लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना होगा।
मेरी सैलरी भले ही कम होती थी, लेकिन मैं घर में सारा राशन भरवा दिया करता था और अपनी सौतेली माँ को पैसे भी दिया करता था कि उन्हें जिस सामान की भी ज़रूरत हो वो इन पैसों से ला सकती है। हालांकि सैलरी आने के बाद ही मेरे सारे पैसे ठिकाने से लग जाते थे। मेरे पास पूरे महीने कमाई करने के बाद भी कुछ नहीं बचता था। इसलिए अब मैं एक नई कंपनी में नौकरी के लिए गया हुआ था। मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया तो बस मेरे दिल में एक यही ख्वाहिश थी कि यहाँ पर मेरी नौकरी लग जाए। ये बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी। यहाँ नौकरी करने के लिए बहुत सारे लोग तरस रहे थे। मैं शुरू से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था, एक मेहनती इंसान था। कभी भी मैंने अपने काम में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मैं खूब मेहनत के साथ और दिल लगाकर काम किया करता था। जिस कंपनी में मैं पहले काम किया करता था वहाँ पर भी मेरी बहुत तारीफ़ की जाती थी, लेकिन वो लोग मेरी सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे। इसलिए मैं यहाँ इंटरव्यू देने के लिए आया और सोचा कि अगर यहाँ पर मेरी जॉब लग जाती है तो यहाँ तो सैलरी ज़्यादा ही होगी। इंटरव्यू देने के 3 दिन बाद जब मुझे कंपनी से मैसेज आया कि मुझे नौकरी के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है तो मेरी खुशी के ठिकाने नहीं थे। लेकिन इस भाग दौड़ और कामकाज भरी ज़िंदगी में बिजी होते हुए मैं ये भूल गया था कि आज मेरा जन्मदिन है। ये खबर मैसेज करके मैंने पहले ही ध्रुव को दे दी थी कि मेरी नौकरी लग गई है और अब तो मैं पहले से भी ज़्यादा पैसे कमाने लगूंगा। घर में सब लोग बहुत खुश हो गए थे। लेकिन जब मैं घर आया तो इन लोगों ने मेरा बर्थडे भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। मैंने सबको मिठाई खिलाई, सबने मुझे बधाई दी, बल्कि डबल बधाई दी कि मेरे जन्मदिन के साथ साथ आज मेरी नौकरी भी लग गई है। मैं बहुत खुश था। मैंने सब लोगों के साथ मिलकर केक कट किया था और उसके बाद हम सब ने खुशी खुशी खाना खाया था। मैं अपने आप को एक तरह से बहुत खुशनसीब इंसान समझता था, क्योंकि लोग कहते हैं कि जब बच्चों के सर से उनके माता पिता का साया उठ जाता है तो उनको समझने वाला कोई नहीं होता। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में सौतेली माँ या सौतेले पिता आ जाएं तो आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा बेकार हो जाती है। हालांकि जब मेरे पिता ने मेरी माँ के मरने के बाद दूसरी शादी की थी तब मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे ये सब कुछ गलत लगने लगा था, क्योंकि मेरी सौतेली माँ के अपने बच्चे होते हुए भी वो मुझे सबसे ज़्यादा प्यार किया करती थी। फिर उसके बाद ज़िंदगी बहुत हसीन लगने लगी। ऐसा लगता था कि ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं है। मुझे ना तो कभी अपनी माँ की कमी महसूस हुई और ना ही कभी ये महसूस हुआ कि मेरा कोई सगा भाई बहन नहीं है, क्योंकि ध्रुव और चंचल को ही मैं अपना छोटा भाई बहन समझता था। अगर मुझे किसी की कमी महसूस होती थी तो वो थे मेरे पिता, क्योंकि जिस दिन से उनकी मौत हुई थी उस दिन से घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। मुझे ही सारा हिसाब किताब अपने हाथ में रखना पड़ता था। वक्त इसी तरह से गुजरा जा रहा था। मैं अपने घर की जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा रहा था और इस घर की जिम्मेदारियों को निभाने की वजह से मुझे इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती थी कि मैं अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकूं या फिर अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल सकूं ताकि मुझे आराम मिल जाए। घर के बहुत सारे खर्चे थे जो पूरा महीना दिन रात मेहनत करने के बाद भी पूरे नहीं होते थे। चंचल की पढ़ाई का खर्च, ध्रुव की पढ़ाई का खर्च, माँ की दवाइयों का खर्च और फिर और भी बहुत सारी ज़रूरतें निकलती रहती थीं। वक्त गुजरता गया और मेरी उम्र 34 साल हो गई थी। मोहल्ले के लोग मेरी सौतेली माँ से कहते थे कि अभी तक अपने बेटे की शादी नहीं कर रही हो, जिस पर वो शर्मिंदा हुआ करती थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे कई बार शादी के लिए कहा था, लेकिन मेरे लिए कोई लड़की पसंद नहीं की थी। जब मोहल्ले वालों का ज़्यादा ही प्रेशर उन पर पड़ने लगा तो उन्होंने एक लड़की को मेरे लिए पसंद कर लिया था, जिसका नाम माधुरी था, जो दिखने में सुंदर थी लेकिन गरीब घर की थी। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी मगर भोली भाली थी। उसके साथ मेरी शादी बड़े सिंपल तरीके से कर दी गई थी। मैंने माधुरी से वादा किया था कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, क्योंकि मैं अपने घर वालों को भी खुश रखने में कोई कमी नहीं छोड़ता था। और शादी की पहली रात ही मैंने अपनी पत्नी को बता दिया था कि इस घर में हम सब लोग बड़ी मोहब्बत के साथ रहते हैं। तुम्हें भी यहाँ मोहब्बत से एडजस्ट करना होगा, सबका दिल जीतना होगा। इस घर में ये औरत भले ही मेरी सौतेली माँ है, लेकिन इन्होंने मेरे लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं और मेरे दोनों भाई बहन भी मेरे लिए सगे भाई बहन की तरह ही है। इसलिए तुम उनके साथ बिल्कुल ऐसी रहना जैसे मैं उनके साथ रहता हूँ। यहाँ तुम्हें बहुत प्यार मिलेगा। उसे मेरी बात सुनकर खुशी हुई थी और तसल्ली भी हुई थी कि यहाँ उसका बहुत ख्याल रखा जाएगा। लेकिन मैंने नोटिस किया था कि जैसे जैसे शादी के बाद दिन बढ़ते जा रहे थे, माधुरी के चेहरे की हंसी गायब होती जा रही थी। मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं होती थी कि मैं उसके पास तसल्ली से बैठूं, उसकी बातें सुनूं।
मेरी माँ और भाई बहन को लगता था कि मैं शादी के बाद बदल जाऊंगा, लेकिन मैंने उनसे वादा किया था कि मैं कभी नहीं बदलूंगा। जैसे मैं आप लोगों के लिए अभी हूँ, ऐसे ही शादी के बाद भी रहूंगा। मेरी इस बात पर वो लोग खुश हुए थे। मैं तो उनके लिए नहीं बदला था और ना ही मेरे घर वाले मेरे लिए बदले थे। हाँ, मगर बदलाव किसी के अंदर आ रहा था तो वो माधुरी थी। छोटा मोटा मनमुटाव तो हर घर में रहता है, लेकिन माधुरी से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं हमेशा उसकी खामोश और नम आंखों में ही देखा करता था। कभी मैंने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर वो परेशान क्यों है, क्योंकि मैंने उसे पहले ही समझा दिया था कि मेरे घर में तुम्हें मेरे घर वालों के मुताबिक ही चलना होगा। इसलिए मुझसे कुछ भी कहने की उसकी हिम्मत होती ही नहीं थी और मैं ज़्यादातर समय भी अपने घर वालों के साथ ही बिताया करता था। मेरे दिल में माधुरी के लिए मोहब्बत पहले दिन से ही थी, लेकिन मैं माधुरी से भी ज़्यादा अहमियत अपने घर वालों को दिया करता था। बस हमेशा मेरी यही कोशिश रहती थी कि उनकी ज़िंदगी में कोई कमी न रहे। मैं उनकी हर ज़रूरत पूरी करना ही अपना कर्तव्य समझता था। मेरी सारी सैलरी मेरे माँ के हाथ में जाया करती थी और वो खुद घर का खर्चा अपने हिसाब से चलाती थी। मेरे पास अपनी पत्नी पर खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं बचता था और वो इस बात का कभी मुझसे कोई शिकवा नहीं करती थी। एक रात की बात है, जब रात के लगभग 11 बज रहे थे और मैं सुनसान सड़क से अपनी बाइक पर बैठकर घर वापस आ रहा था, जब अचानक सामने से एक बड़ा सा ट्रक आया और उसने मेरी गाड़ी को टक्कर मार दी। मैं पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और गंभीर रूप से घायल हो गया था। उस समय सड़क पर कोई भी नहीं था जो मुझे उठा सकता। मैं मदद के लिए इधर उधर देख रहा था और गंभीर हालत में ज़मीन पर पड़ा हुआ था। मैं अपनी दृष्टि भी खो बैठा था। मुझे अपनी आंखों से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस एक्सीडेंट ने मुझे पूरी तरह से गंभीर कर दिया था। मुझे लगता था कि अब मैं जिंदा नहीं बच सकूंगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा तो मैं बेहोश हो गया था। लेकिन जब अगले दिन मेरी आंख खुली तो मुझे पता चला कि मैं अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरा इलाज हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य से मेरी आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई थी और अब मैं कभी नहीं देख सकूंगा। जब ये खबर मुझे सुनाई गई तो मेरा बुरा हाल हो गया था। मेरा दिल टूट गया था कि आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो गया। मेरे घर वाले भी वहाँ पर आ गए थे। सब लोग मुझसे मेरी हालत के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ सबकी आवाज़ें आ रही थी। मैं बहुत रोया था कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई और मैं अब कभी नहीं देख सकूंगा। मेरे कंधे पर मेरी पत्नी का हाथ रखा हुआ था, जो फूट फूट कर रो रही थी और मुझे तसल्ली दे रही थी कि अगर आपकी आंखों की रोशनी चली गई तो क्या हुआ, मैं आपका सहारा बनूंगी, आपका ख्याल रखूंगी। ऊपर वाले का शुक्र है कि आपकी जान बच गई। कुछ दिनों बाद मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर ले आया गया। घर आने के बाद मैंने देखा कि मेरे घर में एक अजीब सी शांति थी। मेरा घर में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। हालांकि मेरी पत्नी, बहन और माँ मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। ध्रुव ने तो मुझे ये भी कहा था कि भैया, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं किसी न किसी नौकरी का इंतज़ाम कर लूँगा, क्योंकि अब तो मैं कोई काम करने के लायक नहीं रहा था। मेरी आंखों से दिखाई नहीं देता था, इसलिए अब मैं ज़्यादातर घर में ही रहने लगा था। मगर घर में रहते रहते भी मैं बोर हो चुका था। एक दिन माँ ने मुझसे कहा कि बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा घर में मन नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अपने साथ पार्क में लेकर चलूँ, ताकि वहाँ जाने से तुम्हें बाहर की ताज़ी हवा मिले। वैसे भी तुम्हारा एक्सीडेंट को पूरा 1 महीना हो गया और तुम बिस्तर से उठते ही नहीं हो। माँ के ऐसा कहने पर मैं उनके गले से लगकर रोने लगा था। माँ ने कहा कि बेटा चलो, अभी सुबह सुबह का समय है, मेरे साथ बाहर घूमने चलो, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। मेरी पत्नी ने जल्दी से मुझे नाश्ता करवाया और माँ मेरा हाथ पकड़कर सहारा देते हुए मुझे अपने साथ घर से बाहर ले आई थी। घर से बाहर निकलते ही एक ठंडी हवा ने और धीमी सी धूप ने मेरा स्वागत किया था, जो मेरे शरीर को छू रही थी, जिससे मुझे अच्छा महसूस हो रहा था। माँ मुझे पार्क में लेकर आ गई थी। उन्होंने एक तरफ मेरे लिए चादर बिछा दी थी और उस पर मुझे बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बेटा, यहाँ ठीक से बैठ जाओ। उन्होंने मेरी टांग को दूसरे टांग के ऊपर रख दिया था और कहने लगी कि ये योगासन होता है। इस तरह से अगर तुम बैठोगे तो तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और तुम्हारी सेहत में बढ़ावा होगा। मैंने माँ की बात को अच्छी तरह से समझ लिया था। जैसे उन्होंने मुझे बिठाया था, मैं वैसे ही बैठा हुआ था। माँ ने कहा कि बेटा, मैं अभी आती हूँ, तुम यहीं पर बैठे रहना और जब तक मैं नहीं आऊँ यहाँ से कहीं मत जाना। मैंने कहा, माँ लेकिन आप कहाँ जा रही हो? माँ कहने लगी कि बेटा, मैं एक तरफ बैठकर क्या करूँगी, इधर उधर ज़रा टहल लेती हूँ। मैंने कहा, अच्छा माँ, ठीक है।
और फिर मैं योगासन की हालत में इसी तरह से बैठा रहा। मगर ना जाने क्यों मुझे अपने आसपास कुछ हलचल सी महसूस हो रही थी और ऐसा लगता था जैसे कहीं पर किसी बर्तन में कोई चीज़ गिर रही है, क्योंकि बार बार कुछ खनकने की आवाज़ आ रही थी। वहाँ पर काफ़ी देर बैठने के बाद माँ मुझे वापस घर लेकर आई तो कहने लगी कि बेटा, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मुझे सच में बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मैंने माँ से कहा, माँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज कई दिनों के बाद मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं अपने कमरे में आया तो मेरी पत्नी मेरे बराबर में बैठकर रोने लगी। उसने रोती हुई आवाज़ में कहा कि मनीष, आप अपनी माँ के साथ मत जाया करो, वो आपके साथ अच्छा नहीं कर रही है। मुझे तो आपकी हालत देखकर आप पर बहुत तरस आ रहा है। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो, पागल हो गई हो क्या? वो कहने लगी कि मनीष, मैं जानती हूँ कि आप उन लोगों के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते, लेकिन आज जो आपके साथ हुआ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। अभी माधुरी मुझे कुछ बताने ही वाली थी जब कमरे के अंदर माँ और चंचल की बोलने की आवाज़ आई। चंचल और माँ शायद कमरे में ही बैठ गई थी और उन्होंने मुझसे बातें करना शुरू कर दी। माँ ने कहा कि बेटा, आज तुम्हें मेरे साथ बाहर जाकर बहुत अच्छा लगा ना, हम लोग कल भी चलेंगे। मुझे अपने बेटे पर बहुत तरस आ रहा है। ऊपर वाले ने उससे उसकी आंखों की रोशनी छीन ली। तुम फिक्र मत करो बेटा, हम हैं ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। इतने में चंचल भी मेरे पास आ गई। मुझे महसूस हो रहा था कि वो मेरे बिल्कुल बराबर में बैठी हुई है। उसने कहा कि भैया, मैं आपके पैर दबा देती हूँ, आज आप थक गए होंगे। मैंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं थका हूँ, तुम जाकर अपना काम करो। लेकिन उसके बाद माधुरी की आवाज़ आना बंद हो गई। शायद वो कमरे से चली गई थी और मैं सोच रहा था कि माधुरी ने ये बात क्यों कही कि आज आपके साथ बहुत बुरा हुआ। मैं आपको बता नहीं सकती, हालांकि मेरे साथ तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। फिलहाल अगला दिन निकला तो फिर से माँ मुझे अपने साथ पार्क में लेकर चली गई और उन्होंने इसी तरह से मुझे धूप की जगह पर योगासन की तरह चादर बिठाकर बिठा दिया था और कहा कि बेटा, मैं अभी इधर उधर टहल लेती हूँ, तुम आराम से बैठे रहना, कहीं जाना नहीं। मैं भी यहीं पर ही हूँ। फिर काफ़ी देर तक मैं वहाँ पार्क में बैठे रहा। काफ़ी देर बाद माँ आई और मुझसे कहने लगी कि बेटा, अब हम घर चलें, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मैंने कहा, माँ मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ आकर मुझे महसूस ही नहीं होता कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मैं सब कुछ देख सकता हूँ। उसके बाद माँ मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर तक ले आई थी। लेकिन फिर वही बात, माधुरी को मौका मिला तो वो फ़ौरन मेरे पास आ गई और कहने लगी कि देखिए, आपके साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा। मैं आपको ऐसी हालत में नहीं देख सकती। आपको एहसास क्यों नहीं होता कि आपकी माँ और बहन आपके साथ क्या करना चाहती हैं? मैंने कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? कल भी तुम मुझसे इसी तरह की बात करने जा रही थी। मेरे साथ तो कुछ भी नहीं होता, बल्कि माँ मुझे मेरे फ़ायदे के लिए पार्क लेकर जाती हैं। वहाँ मुझे योग करवाती हैं। मुझे ताज़ी ताज़ी हवा बहुत अच्छी लगती है। तुमसे तो ये काम होने से रहे माधुरी। अब सारी जिम्मेदारी मेरी माँ ही उठाती है और वो मेरा बहुत ख्याल रखती है। माधुरी की आवाज़ में घबराहट थी। उसने कहा कि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आता, लेकिन जिस दिन आपको उनकी सच्चाई पता चलेगी तो आप हैरान रह जाओगे। और फिर इसी तरह बात करते करते अचानक उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई। माधुरी बहुत ज़्यादा अजीब हरकतें करने लगी थी। बात करते करते अचानक गायब हो जाती थी और ज़्यादातर मेरी सेवा भी नहीं करती थी। मेरा ख्याल भी ज़्यादातर मेरी माँ और बहन ही रखती थी। और ध्रुव, उसने तो नौकरी पर भी जाना शुरू कर दिया था। मैं अपने आप को बड़ा ही खुशनसीब समझता था जिसे इतना प्यार करने वाली माँ और भाई बहन मिले थे। कहीं ना कहीं मुझे माधुरी से शिकायत रहने लगी थी, क्योंकि अब तो माँ और चंचल भी मुझसे उसकी शिकायत करने लगी थी। उन लोगों का कहना था कि बेटा, हमेशा तुम्हारी पत्नी तुम्हारे काम करने से बचती रहती है। हमने कभी तुमसे तुम्हारी पत्नी की शिकायत नहीं की, लेकिन अब तो उसे हमेशा हमारा बेटा बोझ लगने लगा है। वो कहती है कि अब तुम किसी काम के नहीं रहे हो। वो तुम्हें छोड़कर जाना चाहती है, लेकिन हमने उसे बहुत समझाया। वो तो यही कहती रहती है कि इस घर में नहीं रहना। बेटा, वो तुम्हारे अंधेपन से परेशान हो गई है। हमने उसे कहा भी है कि हमारे लिए हमारा बेटा बोझ नहीं है, हम उसका ख्याल रख सकते हैं। तुम्हें उसकी सेवा नहीं करनी मत करो, मगर वो तो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती। घर का भी कोई काम नहीं करती, बस सारा दिन अपने मोबाइल में बिजी रहती है। माँ की बातें सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी, क्योंकि ये तो मुझे समझ आने लगा था कि माधुरी मुझसे दूर दूर रहती है। रात को मेरे कमरे में आते ही सो जाती है, क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ ज़्यादा नहीं आती। मुझे लगता है कि वो सो जाती है और दिन में भी वो ना तो मुझे खाना देती है और ना ही मुझे नाश्ता देती है।
मेरे सारे काम ज़्यादातर मेरी माँ और बहन ही कर रही थी। मुझे माधुरी पर गुस्सा आने लगा था। क्या वो मुझसे इस बात का बदला ले रही थी कि शुरू से ही मेरा प्यार अपनी माँ और बहन के प्रति था? मैंने सोचा कि लोग इसी तरह से लाचार लोगों की मजाक बनाते हैं, उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। क्या हुआ, आज मेरा बुरा समय है तो एक दिन माधुरी का भी काफ़ी बुरा वक्त आएगा, तब उसे पता चलेगा। लेकिन मैं हैरान इस बात पर था कि जब वो मेरे पास आती थी तो उसकी आवाज़ में मुझे एक अजीब सी बेचैनी और अजीब सी घबराहट महसूस होती थी कि वो मुझसे कहती थी कि तुम अपनी माँ के साथ मत जाया करो, तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है। फिर वो ऐसा क्यों कहा करती थी? इसका मतलब कि वो मुझे मेरी माँ और बहन से दूर करने की प्लानिंग कर रही थी। लेकिन मैं उसे उसकी प्लानिंग में कामयाब नहीं होने दूंगा। मैंने सोच लिया था कि मैं देख नहीं सकता तो क्या हुआ, मेरे दिल की नज़र सब कुछ पहचानती थी। अगले दिन जब मैं फिर से माँ के साथ पार्क जाने लगा तो इस बार फिर से माधुरी ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी और कहा था कि आपके साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है, आप क्यों अपनी माँ के साथ जा रहे हो? जिस पर मेरी बहन ने कहा था कि भाभी, आप तो चाहती ही हो कि भैया कभी ठीक ना हो। अगर माँ उनको घर से बाहर लेकर जाती है तो उनको अच्छा महसूस होता है, तो आपको इसमें क्या दिक्कत आ रही है? तभी माधुरी की एक रुहासा सी आवाज़ आई। उसकी आवाज़ में अजीब सी कपकपाहट थी। उसने कहा, तुम लोग मेरे पति के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रही हो। अभी वो कुछ कहने ही वाली थी, इतने में मैंने अपना हाथ उठाकर कहा कि बस माधुरी, बस करो, खामोश हो जाओ। आखिर तुम क्या चाहती हो? तुम खुद तो मेरा ख्याल रखने से रही। अरे कितने दिन हो गए हैं, तुम रात को कमरे में आते ही सो जाती हो। मेरे पास जब भी बात करने के लिए बैठती हो, मेरी माँ और बहन की बुराइयां ही करती रहती हो। जब भी मेरे पास आती हो बस यही कहती हो कि वो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं कर रही। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ऐसा करने से मैं अपने घर वालों से दूर हो जाऊंगा? ऐसा हरगिज़ भी नहीं होगा। माधुरी, अगर तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो ठीक है, चली जाओ। अब मैं तुम्हारे काम का नहीं रहा ना। अब मैं अंधा जो हो गया हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरी अहमियत नहीं है। मगर याद रखना, तुम एक अच्छी पत्नी साबित नहीं हुई हो। तुम मुझे छोड़ना चाहती हो तो मैं भी तुम्हें खुशी खुशी छोड़ दूंगा। तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। मैंने महसूस किया कि कुछ सेकंड्स के लिए तो माधुरी की आवाज़ निकलना बिल्कुल ही बंद हो गई थी। मुझे लगा जैसे वो मेरे पास नहीं है। मगर फिर उसने रोते हुए कहा कि मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, मैं हमेशा आपकी सेवा करूंगी। मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं आपको छोड़ना चाहती हूँ, बल्कि आपकी ऐसी हालत देखकर तो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे ही होती है। तभी माँ बोल पड़ी और कहने लगी कि बहू, तुम एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेती हो, लेकिन याद रखना, मेरा बेटा अगर अपनी आंखों से नहीं देख सकता तो क्या हुआ, मैं उसकी माँ हूँ। और हाँ, तुम कभी हमें मनीष से दूर करने में कामयाब नहीं हो सकती। तभी चंचल कहने लगी कि माँ, क्यों इतना समय बर्बाद कर रही हो? भैया को लेकर जाओ, भाभी से तो कुछ नहीं होगा। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी कि चलो बेटा, हम लोग टहलने चलते हैं। और फिर इस तरह मैं माँ का हाथ पकड़कर उनके साथ चलते हुए पार्क में आ गया था। आज बड़ी अजीब बात थी, माँ ने मुझे एक नई जगह पर बैठाया था। यहाँ ज़मीन पर बैठने के बाद मैंने महसूस किया कि ये कोई नई और अजीब सी जगह थी। और फिर यहाँ बैठने के बाद भी मैं गहरी सोच में चला गया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता था जैसे लोग मेरे बहुत करीब से गुजरकर जा रहे हैं और एक अजीब सी खनखनाहट मुझे महसूस होती थी। मेरा ध्यान बार बार माधुरी की तरफ जा रहा था। जब मैं ठीक था तब मैंने उसको परेशान देखा था, मगर उसने कभी मुझसे मेरे घर वालों की शिकायत नहीं की थी। लेकिन अब तो वो हमेशा मुझे उनसे बचाने की कोशिश करती है। और फिर उसकी आवाज़ से मुझे ऐसा लगता था जैसे वो बहुत ही परेशान है, बहुत तकलीफ़ में है। मुझे एहसास हुआ कि मुझे एक बार ध्यान से उसकी बात सुन लेनी चाहिए। फिर मैंने सोचा कि नहीं, हो ना हो गलत माधुरी ही है। मैं माँ के साथ घर आ गया था। माँ ने मुझे आराम से मेरे बिस्तर पर बिठा दिया था। घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। मैंने महसूस किया कि कमरे में कोई नहीं था। मैंने माधुरी को आवाज़ लगाई, लेकिन पलटकर उसका कोई जवाब नहीं आया। मगर अचानक ही मुझे कोई बर्तन गिरने की आवाज़ आई थी। मैंने ज़ोर से कहा कि क्या हुआ, क्या गिर गया? चंचल ने कहा कि कुछ नहीं भैया, बस मेरे हाथ से थाली छूट गई थी। मैं खामोश हो गया और मैं बिस्तर पर लेट गया था ताकि मुझे नींद आ जाए। लेकिन ना जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे घर में ध्रुव के बोलने की आवाज़ आ रही है। आज तो संडे भी नहीं था, तो फिर ध्रुव घर में क्या कर रहा था? मैंने माँ को आवाज़ लगाई तो माँ दौड़कर कमरे में आई थी। मैंने उनसे कहा कि माँ, क्या घर में ध्रुव है? आज वो ऑफिस नहीं गया? माँ कहने लगी कि नहीं बेटा, ध्रुव तो घर में कहीं भी नहीं है, वो तो ऑफिस ही गया हुआ है। मैंने कहा लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगा कि वो घर में मौजूद है।
माँ ने जब कहा कि वो घर में नहीं है, ऑफिस गया हुआ है, तो मैंने उनकी बात पर यकीन कर लिया था। लेकिन फिर उस दिन के बाद से ही नहीं, इससे पहले भी कई बार और उसके बाद भी कई बार मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि वो घर में है, कुछ कह रहा है या फिर कुछ कर रहा है। मगर माँ और चंचल कहती थी कि वो तो एक छोटी सी कंपनी में नौकरी कर रहा है, ज़्यादा पैसे नहीं कमाता मगर मन लगाकर नौकरी करता है। सुबह 9 बजे ऑफिस चला जाता है और शाम को 6 बजे तक घर वापस आता है। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। पहले जो मेरी पत्नी बार बार मेरे पास आकर मुझे मेरी माँ और बहन से सावधान रहने को कहती थी, अब उसने मुझसे कुछ भी कहना छोड़ दिया था। अब मुझे ऐसा लगता था जैसे वो घर में मौजूद ही नहीं है। लेकिन एक दिन मैंने अपने कानों से कुछ ऐसा सुना जिसने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी थी। वो शाम का समय था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और रोज़ के मुताबिक मैं ज़्यादातर बिस्तर पर लेटा रहता था या फिर उठकर बैठ जाता था। मुझसे तो ठीक से चला भी नहीं जाता था। मैं आंखें बंद करके लेटा हुआ था। सबको लगा कि मैं गहरी नींद में सो रहा हूँ, लेकिन मुझे तो नींद ही नहीं आई थी, क्योंकि जिस दिन से मेरी आंखों की रोशनी गई थी, बस मुझे इस बात की फिक्र रहती थी कि मेरा भाई पता नहीं किस तरह से मेहनत करके इस घर को संभाल रहा होगा। बेचारा मेरी खातिर कितना कुछ कर रहा है। मेरी सारी जिम्मेदारी अब उस अकेले पर आ गई है। अगर मैं ठीक होता तो मेरी आधी जिम्मेदारी वो बांट लेता और इस तरह उस अकेले पर बोझ न पड़ता। चंचल और माँ हर दिन मुझसे माधुरी की कोई ना कोई शिकायत किया करती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत टेंशन में रहने लगा था। अगर माधुरी मुझे छोड़कर जाना चाहती थी तो मैं उसको साफ साफ बोल चुका था, वो मुझे छोड़कर जा सकती है, लेकिन वो तो अभी भी हमारे घर में ही थी। हाँ, वो खामोश हो गई थी, मुझसे कुछ नहीं कहती थी। उसी शाम मैं लेटे लेटे थक गया था। मैंने सोचा कि आखिर मैं कब तक सबका सहारा लेकर बिस्तर से उठूंगा। अंधे लोग भी तो घर में चलते फिरते हैं। मैं बार बार अपनी माँ और बहन को परेशान नहीं कर सकता। मुझे धीमे धीमे उठना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। मैं बिस्तर से उठा और दीवारों को पकड़ पकड़ कर दरवाजे तक पहुँच गया था और फिर शायद मैं चलते चलते आंगन में भी आ गया था। लेकिन फिर अचानक मेरे कदम रुक गए, एक ऐसी आवाज़ सुनकर जिसने मुझे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। ये आवाज़ थी ध्रुव और माँ और चंचल की, जो आपस में बातें कर रहे थे कि पता नहीं इसकी पत्नी ये घर छोड़कर कब जाएगी। हमने तो हर तरह से उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर ली, उससे घर के सारे काम भी करवाते हैं। मनीष के दिल में भी उसके खिलाफ नफरत का बीज बो दिया। यहाँ तक कि मनीष ने भी उसे कह दिया कि वो इस घर को छोड़कर जा सकती है, मगर बड़ी ही ढीठ है, जाने का नाम ही नहीं ले रही। इतने में ही ध्रुव बोल पड़ा और कहने लगा कि माँ, मुझे तो डर है कि कहीं हम तीनों में से किसी की भी गैर मौजूदगी में उसने भैया को अगर सारी सच्चाई बता दी तो हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। इस अंधे के ज़रिए हम बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, फिर तो हमारे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। चंचल ने कहा, हाँ, ये सारी सच्चाई किसी दिन भैया के सामने खोलकर ही रहेगी, क्योंकि इससे पहले भी ये कई बार उनको ये बताने की कोशिश कर चुकी है कि उसे माँ के साथ नहीं जाना चाहिए। हम उसके साथ कुछ गलत कर रहे हैं। ये तो अच्छा है कि मैं हमेशा उसके आगे पीछे रहती हूँ। जब भी वो भैया से बात करने की कोशिश करती है, मैं उसका मुंह दबोचकर उसे बाहर खींचकर ले आती हूँ। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? कब तक मैं उसका पहरा देती रहूँगी? मैं चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द यहाँ से चली जाए। और रही इस अंधे की बात, तो इसका ख्याल भी जिस तरह से हम रख रहे हैं उसी तरह से रखते रहेंगे। हमें कोई परेशानी नहीं है। आखिरकार ये हमारी एटीएम मशीन है, जिसमें से पैसे निकालने के लिए हमें कहीं नहीं जाना पड़ता, बल्कि मशीन खुद हमें घर बैठे पैसे देती है। ये कहकर वो तीनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे थे। माँ ने कहा, अच्छा, अब खामोश रहो। देखो, माधुरी किचन में काम कर रही है, उस पर नज़र रखो। ऐसा न हो कि हमारी बातों के चक्कर में वो मनीष के कमरे तक पहुंच जाए। इन पति पत्नी को एक दूसरे से दूर करने में हमें बड़ी मेहनत लग रही है। इन लोगों की बातें सुनकर मेरे कदम जहां थे वहीं पर रुक गए थे और मैं सोचने पर मजबूर हो गया था कि क्या मैं अपने कानों से जो सुन रहा हूँ वो सच है। लेकिन जो मैं सुन चुका हूँ वो मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और अब मुझे यकीन आया था कि माधुरी कितने समय से मुझे इन लोगों से सावधान करने की कोशिश कर रही है, मगर मैंने उसे ही गलत समझा। मैं अभी जिस जगह पर खड़ा हुआ था वहीं पर मौजूद था। अचानक मुझे आवाज़ आई। चंचल ने कहा कि भैया, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं कहाँ खड़ा हुआ था ये तो मुझे नहीं पता था, लेकिन जैसे ही मैंने चंचल को अपने करीब में महसूस किया,
उसने मुझे थामने की कोशिश की, मगर मैंने उसे हाथ से पीछे हटा दिया और कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग मुझे बेवकूफ़ बनाते रहोगे और मैं बनता रहूँगा? मैंने आज तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। इतने में ही ध्रुव और माँ भी वहाँ पर आ गए थे और उन लोगों को भी पता चल गया था कि मैं उनकी सारी बातें सुन चुका हूँ। मैंने कहा कि मैंने तुम लोगों को इतना प्यार दिया, मान सम्मान दिया, इज्जत दी, लेकिन तुमने क्या किया? मेरी पत्नी पर जुल्म किया, मेरे अंधे होने का फ़ायदा उठाया। मुझे बताओ, आखिर तुम लोग मेरे साथ क्या करते हो? और चंचल, तुम मुझे बताओ कि मुझसे तुम लोग किस तरह से पैसे कमा रहे हो? और ध्रुव, तुम इस समय ऑफिस में होते हो ना? तुम घर में क्या कर रहे हो? और माँ, आप मुझसे मेरी पत्नी को दूर क्यों रख रही हो? चंचल, तुम मेरी पत्नी का पहरा क्यों देती हो? आज मुझे सारी सच्चाई सुनने के बाद बहुत अफसोस हुआ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने जिन रिश्तों पर अपना प्यार लुटाया वो मेरा सारा प्यार ज़ाया गया। मैं रोने लगा था। इतनी ही देर में वहाँ पर माधुरी भी आ गई और उसने कहा कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप बिस्तर से क्यों उठकर आए? वो मेरे बराबर में खड़ी हुई। उसने मेरा हाथ पकड़ा तो मैंने भी उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। मैंने कहा, माधुरी, तुम ठीक कहती थी, ये लोग मेरे साथ कुछ तो गलत कर रहे हैं। आज मैंने इनकी बातें सुन ली हैं। तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे लगा कि तुम मुझे मेरे घर वालों से दूर करना चाहती हो, मगर असल हकीकत तो ये है कि ये मुझे तुमसे दूर कर रहे हैं। इतने में ही माधुरी की एक ज़ोरदार चीख निकली। मैं घबरा गया कि क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ है माधुरी? मुझे बताओ। उसको मेरी माँ ने बालों से पकड़ लिया था और कहा था, ये तुम्हें क्या बताएगी, हम तुम्हें बताते हैं कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम हमारे किसी काम के नहीं रहे। जब तुम अच्छी कंपनी में नौकरी करते थे और बहुत सारे पैसे लाकर मेरे हाथ पर रखा करते थे, तब तुम हमारे बहुत काम के थे। लेकिन जब से तुम अंधे होकर घर में पड़े हो, हमारे किसी काम के नहीं रहे। इसलिए हमने प्लान बनाया कि हम दूसरे तरीके से भी तो तुमसे पैसे कमा सकते हैं। मैं तुम्हें किसी पार्क में नहीं लेकर जाती, बल्कि पार्क के बाहर चादर बिछाकर बैठा देती हूँ और तुम्हारे आगे एक कटोरा रख देती हूँ। लोग आते हैं और अपनी हैसियत के मुताबिक तुम्हें भीख देकर चले जाते थे और इस तरह 2-3 घंटे में तुम एक दिन की कमाई कर लिया करते थे। हाँ, ये कमाई तुम्हारे ऑफिस की कमाई से कम होती थी, मगर हमारा गुजारा तो अब भी तुम्हारी मेहनत से ही हो रहा है। लोगों को लगता था कि तुम अंधे हो, गरीब हो, इसलिए वो तुम पर तरस खाकर तुम्हें भीख देकर चले जाया करते थे, जिसके बारे में कभी तुम्हें कुछ पता नहीं चल सका। मगर ये माधुरी हमेशा हमारी पोल खोलने पर डटी रहती थी। मुझे तो ये लड़की पहले से ही पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम शादी के बाद अपनी पत्नी के कहने में रहो, इसलिए हमने शादी के बाद ही इसे डराना, धमकाना और परेशान करना शुरू कर दिया। हमने तुम्हारे दिल में अपनी इज्जत इतनी बिठा दी थी कि ये लड़की तुमसे कभी भी कुछ कहती तो तुम उसका यकीन ही नहीं करते थे। और अभी जब ये हमारी नज़र से बचकर तुम्हें कुछ बताने की कोशिश करती तो हम इसका मुंह बंद करके खामोशी से इसे कमरे से निकाल दिया करते थे और ज़्यादातर इसे तुमसे दूर रखने की कोशिश करते थे। लेकिन आज तुम्हें सारी सच्चाई पता चल ही गई तो अब इस लड़की की खैर नहीं। ये यहाँ रहकर मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रही है। हमने बहुत कोशिश की है कि ये यहाँ से चली जाए, क्योंकि ये हमारे रास्ते का कांटा है और हम तुम्हें आसानी से इस्तेमाल कर सकें। जिस तरह से मोहब्बत के मीठे बोल बोलकर हम इतने सालों से तुम्हारा इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इतने पर ध्रुव ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा कि भैया, आपको क्या लगता है कि मैं नौकरी पर जाता हूँ? मैं कोई नौकरी नहीं करता। मैं तो अभी भी आपकी नौकरी पर ही डिपेंड हूँ। चंचल ने कहा कि इस अंधे को बेवकूफ़ बनाना हमारे लिए शुरू से ही कोई मुश्किल काम नहीं रहा। इतना कहकर वो तीनों हंस रहे थे और मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि आज अगर मेरी आंखों की रोशनी नहीं है तो ये लोग मेरी मजाक बना रहे हैं। मुझे तो लगता था कि ये लोग मेरे सगे हैं, मगर आज जब मैंने खामोशी से उनकी बातें सुनी तो तब मुझे इनकी हकीकत के बारे में पता चला। मैंने कहा, छोड़ो मेरी पत्नी को, खबरदार अगर किसी ने इसे हाथ लगाया। माँ ने अभी भी उसके बालों को ज़ोर से पकड़ा हुआ था। माधुरी ने कहा, मैं आपको कई दिनों से यही सब बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया। ये लोग मुझे इस घर से निकालना चाहती हैं, मगर मैं आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? आप मेरे पति हो, बस इसीलिए मैं आपको कभी छोड़कर नहीं गई, क्योंकि ये लोग बहुत ही ख़तरनाक हैं, मुझ पर भी बहुत अत्याचार करते हैं। आपकी माँ मुझ पर हाथ उठाती है और बहन मुझे आपसे दूर रखती है, और यह आपका भाई, ये तो सारा दिन घर में रहता है, कोई नौकरी नहीं करता। इसने ही ये आइडिया दिया था कि इस तरह से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। आज माधुरी की कही हुई एक एक बात पर मुझे यकीन आ रहा था। ये यकीन अगर मैंने पहले कर लिया होता तो आज ये सब कुछ ना होता। माँ ने कहा, आज तुम जो चाहे उसको बता सकती हो,
हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। इसे सारी सच्चाई पता चलने के बाद भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें रास्ते से तो तुझे हटाना है। हम तो चाहते थे कि तू खामोशी से यहाँ से चली जाए, मगर अब तेरा इस घर से ही नहीं बल्कि इस दुनिया से जाने का समय आ गया। माधुरी जोर जोर से चिल्लाने लगी। ध्रुव ने उसको पकड़ लिया था और माँ शायद उसके लिए रस्सी लेने के लिए चली गई थी। वो दोनों भाई बहन मेरी पत्नी को मजबूती से पकड़े हुए थे। वो चिल्ला रही थी कि बचाओ बचाओ, छोड़ो मुझे। लेकिन मैं बहुत घबरा रहा था क्योंकि मेरी आंखों के सामने अंधेरा था और मुझे नहीं पता था कि इस अंधेरे के पीछे मेरी पत्नी के साथ इस घर में क्या हो रहा है। वो जिस तरह से चिल्ला रही थी उस हिसाब से यही लग रहा था कि उसके साथ कुछ गलत होने जा रहा है। मैं भी चिल्ला रहा था कि प्लीज़ उसके साथ ऐसा मत करो, तुम लोग जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। तुम चाहते हो कि मैं भीख मांगूं, मैं भीख मांग लूँगा, लेकिन मेरी पत्नी को नुकसान मत पहुँचाओ। ध्रुव ने कहा, अरे अंधे, तेरी पत्नी बहुत चालाक है। आज हम इसे मारकर ही रहेंगे, इसका खेल ख़त्म करके ही रहेंगे ताकि ये हमारे रास्ते की रुकावट न बन सके। ये बात सुनकर तो जैसे मेरे पैर कांप उठे थे। उसे रस्सी से बांध दिया गया था और फिर से उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। वो कह रही थी कि माँ जी ऐसा मत करो, प्लीज़ ऐसा मत करो, मेरी जान मत लो। मैं इधर उधर हाथ पैर मार रहा था और ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि वो इस समय मेरी पत्नी को बचा ले, इस मुसीबत से हमें निकाल दे, इन दरिंदों के चंगुल से हमें छुड़ा ले, क्योंकि प्रार्थना करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं अपनी पत्नी को बचा भी नहीं सकता था। मैं माधुरी माधुरी चिल्ला रहा था और इन लोगों के आगे गिड़गिड़ा रहा था कि वो माधुरी को कोई नुकसान न पहुंचाए। माधुरी की आवाज़ें तेज़ हुई तो मैं भागने लगा। मुझे नहीं पता था कि मैं किधर की तरफ चल रहा हूँ। मैं हाथों से महसूस करते हुए इधर उधर जा रहा था, माधुरी को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक मैं दीवार से टकराकर गिर गया और जब मैं ज़मीन पर गिरा तो अचानक मुझे बहुत तेज़ चक्कर आया। मेरा दिमाग घूमने लगा, सर दर्द से फटने लगा। एक तरफ दिमाग में बहुत तेज़ दर्द तो दूसरी तरफ उन तीनों का कहना था कि आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, आज तुम मरकर ही रहेगी। तो दूसरी तरफ माधुरी का ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना, मुझे छोड़ दो, इस चाकू को नीचे करो, मुझे मत मारो। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं धीरे धीरे ज़मीन में धंसता चला जा रहा हूँ। ये सारा शोर मेरे दिमाग में घूम रहा था और अचानक जब मेरा सर ज़मीन पर लगा तो मैंने महसूस किया कि मुझे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। जब मैंने इधर उधर नज़र घुमाकर देखा तो मुझे धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, ऐसा जैसे सर्दियों में कोहरा होता है। मैंने अपनी आंखों को अपने हाथों से मसला तो फिर धीरे धीरे मुझे साफ साफ दिखाई देने लगा। मैंने महसूस किया कि मुझे आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब मैंने उधर की तरफ देखा तो मेरी पत्नी के दोनों हाथ बंधे हुए थे। उसके एक तरफ ध्रुव खड़ा हुआ था तो दूसरी तरफ चंचल और माँ चाकू लेकर उस पर वार करने ही जा रही थी। जब मैं झटके से उठा और मैंने माँ को धक्का दिया, माँ ज़मीन पर गिर गई और चाकू भी दूर जा गिरा था। मुझे ऐसी हालत में देखकर वो तीनों हैरान रह गए थे और मेरी पत्नी, जिसकी आंखों में पहले से ही ढेर सारे आंसू थे, उसने कहा, मनीष आप। ये कहते हुए उसके शब्द कांप रहे थे। माँ की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो ज़मीन पर इतनी ज़ोर से गिरी थी कि उनसे उठा भी नहीं जा रहा था। मैंने ध्रुव को धक्का देकर ज़मीन पर गिराया और चंचल को भी धक्का देकर अपनी पत्नी से पीछे किया। वो तीनों हैरान रह गए थे कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। मैंने अपनी पत्नी को संभाला। ध्रुव मेरे करीब मुझ पर वार करने के लिए आ रहा था। जब मैंने उस पर अपनी लात का एक ज़ोरदार वार किया तो वो दूर जाकर गिरा था और ये सब देखकर ये लोग दंग रह गए थे। माँ और चंचल तो डरकर सहम गई थी। गिरने की वजह से ध्रुव के चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो अब उठने के काबिल नहीं रहा था और इन लोगों को यकीन आ गया था कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई है। मैंने अपनी पत्नी को बताया कि माधुरी, मैं देख सकता हूँ। माधुरी की आंखों में आंसू थे, मगर आज ये आंसू खुशी के थे। मैंने माधुरी के हाथ खोले और इन लोगों से कहा कि बस अब बहुत हो गया, अब तुम लोगों के जुल्म मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैंने जब माधुरी के हाथ खोले तो वो फ़ौरन ही पुलिस को फ़ोन करने के लिए चली गई थी। फिर मैंने अपनी सौतेली माँ से पूछा कि आखिर आप लोगों ने मेरे साथ इतने सालों से अच्छा बनने का नाटक क्यों किया, जो अभी भी ज़मीन पर शर्मिंदा बैठी हुई थी। चंचल डरी हुई थी ताकि मैं उस पर हाथ न उठा दूँ। उन लोगों ने अब कुछ नहीं कहा क्योंकि अब उन्हें जो करना था वो लोग कर चुके थे। अब मेरी बारी थी, क्योंकि वो जान चुके थे कि अब उनको उनके किए की सज़ा मिलेगी। और फिर कुछ समय के बाद ही पुलिस घर आ गई थी और उन तीनों को अरेस्ट करके ले गई। पुलिस ने उनसे सारी सच्चाई उगलवा ली थी, जिससे ये पता चला कि मेरी सौतेली माँ शुरू से ही मेरा फ़ायदा उठा रही थी।
उसने कभी अपने बेटे से नौकरी नहीं करवाई थी। मैं ही नौकरी करता था, पैसा कमाता था। वो मुझ पर प्यार इसीलिए लुटाती थी ताकि मेरा भरोसा जीत कर मेरी सारी कमाई अपने हाथ में रख सके। लेकिन जब मैं अंधा हो गया तब उन्होंने दूसरे तरीके से मेरा इस्तेमाल किया और मेरी पत्नी, जो कि मुझे ऐसी हालत में नहीं देख सकती थी, उसने इन लोगों से इस चीज़ का विरोध किया तो इन्होंने उसे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश की, मगर वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं गई। इस घर में जुल्म बर्दाश्त करती रही, लेकिन वो मुझे यहाँ बचाने की हर तरह से कोशिश करती रही। ऊपर वाले ने भी मेरे साथ चमत्कार किया था। अगर आज मेरी आंखों की रोशनी वापस नहीं आती तो मेरी पत्नी इस दुनिया से जा सकती थी और ये लोग न जाने मेरे साथ भी क्या करते। मेरी पत्नी पर जानलेवा हमला करने के जुर्म में और मेरे साथ भी गलत करने के जुर्म में इन तीनों को सज़ा हो गई थी। मगर इस सब में मुझे ये सीख मिली कि जिन रिश्तों से हम अपनापन ढूंढते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो लोग भी हम में अपनापन ही ढूंढते हैं। कुछ रिश्ते हमारा भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।